मोहित राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कुछ चीज़ें बड़ी बताई हैं, जो लास्ट में बताई कि हमारा जो वर्ल्ड एक्टिव में नंबर जो है ना वो 119 से 99 ये डबल डिजिट में भी आ गया और 99 पे आ गया है। वैसे तो चले हम जो इंसाफ के मामले में 130 से 35 पे, 35 से 36 पे जा रहे हैं, लेकिन चले कहीं तो हमारा हम बेस्ट होता जा रहे हैं। अभी मैं शुक्रगुजार हूँ मोहित राना साहब का भी। उन्होंने स्लाइड जो थी हमारी, जो ये जो अपनी प्रेजेंटेशन है, ये उन्होंने मुझे पहले ही भिजवा दी थी कि जो कि हमारे ये अपना एडमिन ऑफिसर के पास मौजूद है। वो सब दोस्तों को ये स्लाइड्स वगैरह भी मिल जाएंगी। वो बाज़ का तो ये होता था कि वो स्लाइड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी, एक दिन बाद में आती थी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि आज हमें पहले ही उन्होंने स्लाइड सुबह ही भिजवा दी थी कि जनाब ये मेरी एक जो प्रेजेंटेशन है तो वो बाद में जनाब के लिए अवेलेबल होगी। मोहित राना साहब ने हमारी तवज्जो दिलवाई इसके आईपीओ के लिंक के बारे में, वेबसाइट के बारे में, कि उन्होंने बताया कि सारे फॉर्म जो है ना वहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारी जो ltba.com.pk है, आप उसको भी विज़िट किया करें। और मैं भी उसको सर्च कर रहा था तो उसमें जो लिंक्स हैं काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने देखा उसमें आईपी का लिंक अवेलेबल नहीं है। वो भी इंशाल्लाह अभी आज ही शाम तक उसका लिंक उसके ऊपर अवेलेबल होएगा। आप भी ltba.com.pk को भी सर्च ज़रूर किया करें। जब वेबसाइट्स की बात हो रही है तो मुझे पीछे नज़र आ रही है एक्सटेंडी, जिसके ऊपर eastlaw.com.pk लिखा हुआ है। eastlaw.com.pk ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो जिसके अंदर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, तो राउंड बोर्ड को 17 जर्नल्स हैं जिसके ऊपर ये डील कर रही है ईस्ट लॉ कंपनी। और शुक्रगुजार हैं हम चौधरी साहब के, उन्होंने टैक्स बार मेंबर्स के लिए ये सदर साहब की अपना तवज्जो से उन्होंने ये हमारे टैक्स बार मेंबर्स के लिए हमारे कंप्यूटर में उसका लिंक वगैरह मौजूद है, आईडी पासवर्ड मौजूद है, और वो भी हमारे एडमिन के पास है। वो आप जब किसी को भी अब जजमेंट्स के लिए सर्च करने की ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से वो भी सर्च कर सकता है। मोहित राना साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं और बेशक इनकी प्रेजेंटेशन होगी। हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, उनके वो करेंगे इंशाल्लाह साथ। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे स्पीकर, जो आज के स्पीकर था, हमने सिनारियो थोड़ा चेंज किया था, और बल्कि स्पीकर साहब से भी एक क्वेश्चन हम लोग पहले ही करेंगे कि क्या ट्रेडमार्क अप्लाई करते साथ ही हम लोग कॉपीराइट भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारे जो स्पीकर हैं साहब नसरुल्लाह साहब, बड़े नाइस आदमी हैं। इनसे 2014 में मुलाकात हुई जब मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी टैक्स बार के लिए एज ए कैंडिडेट आया। अब्दुल भाई साहब यहाँ बैठे हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप ये साहब से रिक्वेस्ट करें, इनके ऑफिस जाके आपने इनसे वोट के लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे कैवलरी ग्राउंड के पास इनका ऑफिस है, तो वहाँ उनके पास गया। इन्होंने बड़ी मोहब्बत की, मुझे आपकी आज भी याद है। मैं साद रसूला साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। साद रसूला साहब का बड़ा वसी तजर्बा है आईपी के ऊपर, इनकी प्रैक्टिस के ऊपर, और इवन इंटरनेशनल लेवल्स पे भी इन्होंने पेपर्स पढ़े हैं। और यहाँ हमारे साथ तो साल से राब्ते में हम इनके शुक्रगुजार हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा, अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा, मैं चाहूँगा कि साद रसूला साहब अभी आएँ और जो आज की हमारी प्रेजेंटेशन है, और अब हमने इनके लिए एक बड़ा चैलेंज ये दिया है कि ये हमें जो हमारी प्रैक्टिस है उसके जो चैलेंजेस हैं और जो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में भी बताएंगे। ये 2-3 चीज़ें इन्होंने हमने इनसे एक थोड़े से शार्ट टाइम पीरियड में 35 से 40 मिनट में इनसे ये सारी चीज़ें हमने इनको ज़रा टफ टारगेट दे दिया थोड़ा सा। और सबसे ज़्यादा मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बतानी है, क्योंकि उनकी हमें बड़ी ज़्यादा ज़रूरत। जी जनाब साहब, प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये शुक्रिया इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान बार के हैं, और मोहित साहब हैं, ज़ाहिर है हमारे दोस्त भी हैं, और आईपीओ से इनका बहुत शुक्रिया कि तशरीफ़ लाए। बड़े कम टाइम से हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी। आप सबका शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और इस इम्पॉर्टेंट बात पे जो है हम आज कुछ बात करते हैं। लेकिन हम मेरे से ज़्यादा मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोग बात करें कि क्या आपको चैलेंजेस इसमें फ़ेस होते हैं जो लोग कम से कम इसमें करते हैं। और मुझे पता है कुछ लोग ज़ाहिर है इसमें काम करते हैं, हमारे लोग बैठे हुए हैं जो पुराने मेंबर्स तो खैर बार के क्या हैं, ऑफिस बेरर हैं, अब्दुल वहीद साहब हैं, शहबाज साहब हैं और दूसरे लोग हैं।
तो जो लोग काम करते हैं वो उनको जो चैलेंजेस फेस करते हैं, हमारे पास मोहित साहब की सूरत में इस वक्त एक IPO का नुमाइंदा मौजूद है जिससे हम ये बात कर सकते हैं। तो मैं जी अगर जो सारी अभी गुफ्तगू इसके ऊपर तो बात करता हूँ क्योंकि एक सेक्रेटरी साहब ने भी एक सवाल पूछा था उससे पहले, लेकिन ये जो हमने टॉपिक जी डिसाइड किया, ज़रा इन्होंने सर ने बता दिया, नाम मेरा साद नसरुल्लाह जी और आई एम ए केमिकल इंजीनियर कम लॉयर। मैंने पहले केमिकल इंजीनियरिंग की, फिर आई स्विच टू लॉ और मैं IP लॉ 99 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इट्स बीन लॉन्ग टाइम और 2007 से मैं IP लॉ मुख्तलिफ कॉलेजेस में एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाता भी हूँ, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज भी शामिल है। तो ये टॉपिक जब मुझे ये कहा अपना सदर साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने कि हम इसके ऊपर बात करें, तो मेरे जहन में ये टॉपिक इसलिए आया कि हम ज़ाहिर कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन IPO के हवाले से मिल जाती है, IPO की वेबसाइट पे IPO के लोगों से, इनका हेल्प डेस्क है, जहाँ पे इनका ऑफिस है लाहौर चैम्बर में, वहाँ पे हेल्प डेस्क है, कुछ ना कुछ वो ज़ाहिर हमें बताते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें नहीं पता चलती वो हमें फिर विद टाइम उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो आज हमने इसलिए इसके ऊपर बात करना चाह रहे थे और ये हम स्पेसिफिकली प्रैक्टिस के हवाले से बात कर रहे हैं, किसी और हवाले से नहीं, कि IP प्रैक्टिस में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले अगर अपॉर्चुनिटी से भी पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग ज़ाहिर इसको फेमिलियर होंगे इसकी इम्पोर्टेंस से, लेकिन अलाउ मी टू से कि अगर आप में से किसी को पता हो कि जो 21st सेंचुरी का ऑयल किसको कहते हैं, ऑयल यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो 20th सेंचुरी में जिस तरह की इंपॉर्टेंस ऑयल की थी, पेट्रोल की थी, तो कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये 21st सेंचुरी का ऑयल है, इस कदर इंपॉर्टेंस है इसकी। तो जब इतनी इम्पॉर्टेंस है तो फिर एक और चीज़ आपको कुछ लोगों को शायद पता होगी, लेकिन मैं भी बता दूं कि आज से कुछ साल पहले, आई मीन 2 decades बैक, 20-30 साल पहले जो कंपनीज़ की वर्थ थी कि वो इससे डिटरमिन की जाती थी कि किस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स। लेकिन दैट इज़ नॉट द केस एनी मोर। अब 90% of the value of the assets of a company are intangible, including intellectual property rights. Just imagine for a second, ये गूगल है, इनके क्या फिजिकल एसेट्स हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन गूगल की जो सिर्फ ट्रेडमार्क की वर्थ है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स में है। सिर्फ एप्पल के ट्रेडमार्क की वर्थ है, सर ने ज़रा इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की, तो हर आपको अगर आप गूगल करेंगे तो आपको टॉप 10, टॉप 100 जो मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेडमार्क्स हैं उनकी लिस्ट मिलेगी। और आप देखें कि जो एप्पल का ट्रेडमार्क है उसकी इतनी वर्थ है कि वो पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार सकता है। और ये मैं आपको कोई एग्जैजरेटेड फिगर नहीं दे रहा, ये आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं जाके। इतनी 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की वर्थ है उसकी। तो इतनी वैल्यूएबल चीज़ है जी ये, जिसके लिए हम अभी उसकी ज़रा अवेयरनेस की वजह से हम शायद अभी उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाए और सारा तो। और फिर लेकिन हमने तो शायद नहीं समझी, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे वो शायद समझ गए थे। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना। यानी कि जो इनोवेशन करते हैं, क्रिएशंस करते हैं नई, उन्हीं के गिर्द दुनिया घूमती है और आपको नज़र आता है। ये एक इनोवेशन का इंडेक्स आता है वाइपो वाले के थ्रू, और वैसे भी उसके अंदर आप देखें कि जितने टॉप ऑफ द लाइन कंट्रीज़ हैं वो सब का इनोवेशन इंडेक्स में वो टॉप पे हैं, और जो हमारे जैसे हैं वो फिर ज़रा इस तरीके से है। तो इसकी इम्पोर्टेंस है, जाहिर है। तो इम्पोर्टेंट तो ये बहुत है। अब ये पाकिस्तान में क्यों अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच सका, ज़रा उसकी बहुत सी वजूहात हैं। जिस मुल्क में ज़रा पावर्टी के इश्यूज़ हों और इस तरह के मामले, तो उसमें ज़रा अभी इन चीज़ों पर टाइम लगेगा, बट लेकिन अवेयरनेस के साथ ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो अब अगर हम इसमें थोड़ी सी बात करें, और देखिए जो IP प्रैक्टिशनर होता है ना, उसका ताल्लुक़ कम से कम 2 पार्टी से तो ज़रूर रहता है। एक क्लाइंट्स के साथ, ऑफ कोर्स वो तो है ही है, आपके क्लाइंट होगा तो आप ज़रा प्रैक्टिस में करें। दूसरा ज़रा IPO है, IPO की प्रैक्टिस, IPO के साथ आपका जो इंटरेक्शन वो हमेशा
रहेगा, या अगर आप आईपी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो हम इन दोनों हवालों से थोड़ी सी पहले चैलेंजेस बाद में देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता हूँ। सदर साहब ने भी कहा अपॉर्चुनिटीज़ पे आपने ज़्यादा बात करनी है ताकि हमारे दोस्त जो हैं, जो ख़ासतौर पे यंग लोग हैं, वो थोड़ा सा उसमें करें। तो देखिए अपॉर्चुनिटी में अगर आप देखते हैं तो ज़ाहिर है अगर हम ज़रा पुराने सब्जेक्ट बात करें, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की बात करें, सीपीसी की बात करें, क्रिमिनल लॉ में बात करें, तो वो ऑलरेडी इतने हमारे पास वेटरन लोग हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं कि यंग लोगों के लिए शायद उसमें अभी उतना उनको टाइम लगेगा उस फील्ड के अंदर अपने आप को प्रोमिनेंट करने में और एक्सेल करने में। लेकिन जो अच्छी चीज़ आईपी के हवाले से है वो ये है कि जो हमारे वेटरन्स हैं सीपीसी के और क्रिमिनल लॉ के और इस तरह के लॉज के, आई मीन दे आर नॉट वेरी मच फेमिलियर विद दिस फील्ड ऑफ लॉ, आईपी लॉ में। तो इसलिए हमारे जो यंग दोस्त हैं, हमारे जो नए दोस्त हैं, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस फील्ड में काम करें। तो वो कंपीट करना तो खैर मुनासिब लफ्ज़ नहीं होगा शायद अपने वेटरन्स के साथ, लेकिन चलें आपको एक मौका मिल सकता है कि आप उसमें काम कर सकते हैं। तो और आई एम श्योर कि बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर भी कई फील्ड्स ऐसी हैं जिनका आपके अच्छे लॉयर्स को भी इल्म नहीं है, जिसमें एक पेटेंट लॉ की फील्ड भी है। पेटेंट लॉ का आम लॉयर को भी, चाहे वो आईपी का काम भी करता हो, उसको इतना आइडिया नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए, उसका फ़ायदा हमें ये हो सकता है कि ये चीज़ हमारे लिए एक एंट्री के तौर पे और एक अच्छे फील्ड के तौर पे हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा, ख़वातीन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी हमारी ख़वातीन, हमारी जो फीमेल लॉयर्स हैं, वो कोर्ट्स के काम उधर नहीं जाना चाहती, बहुत सारी वजूहात की वजह से। कुछ ठीक भी है और कुछ शायद उतनी ठीक ना भी हों। तो ये चूँकि इसमें ज़्यादा चैम्बर प्रैक्टिस है, आपको चैम्बर में बैठ के एप्लीकेशंस बनानी है, जस्ट लाइक टैक्स में भी जैसे आप ज़्यादा अपने चैम्बर में काम कर रहे हैं, उस हवाले से आप करते हैं। फिर अगर ट्राइब्यूनल में जाना है, आपने आईपीओ में जाना है, तो एक अच्छा साफ़ सुथरा सा माहौल है। जिन लोगों ने विज़िट किया आईपीओ को, वो उसको रिलेट कर सकते हैं कि आईपीओ लाहौर चैम्बर में है, बड़ा साफ़ सुथरा सा इदारा है और कोई ऐसी आपको परेशानी वहाँ पर जाने के और उसमें हवाले से नहीं है। और तीसरी बात यह कि अगर इन्फोर्समेंट की भी बात होगी तो फीमेल्स ने जाना है, तो इसका चूँकि एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट है इसकी, जो आम कोर्ट से थोड़ी फ़र्क है क्योंकि वहाँ पे ख़ास तरह के लोग ही और ख़ास तरह के केसेस ही आ रहे हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है हमारी फीमेल्स के लिए भी कि वो उसमें उसको कर सकते हैं। और एक और अपॉर्चुनिटी जो बड़ी इंपॉर्टेंट अभी जिस पे मोहित साहब ने जिसकी तरफ थोड़ी हमारी तवज्जो दिलाई, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊँगा बात को, वो ये है कि जो आईपी ट्रेडिशनली स्पीकिंग देयर आर टू ब्रॉड फील्ड ऑफ आईपी। एक को कहते थे कॉपीराइट और एक को कहते थे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इज फर्दर रैमिफाइड इनटू पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। बट ओवर द ईयर्स कुछ अरसे से इसके स्कोप को, आईपी के स्कोप को ब्रॉड किया जा रहा है और कुछ नई चीज़ें भी इसमें ऐड की जा रही हैं आईपी के अंदर। कुछ इन्होंने लॉज मोहित साहब ने बताए हैं हमें, और कुछ लॉज पाइपलाइन में हैं और कुछ लॉज और भी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो पहले होता था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी सिर्फ ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है, लेकिन अब उसके अंदर नई चीज़ें आ गई जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का जिक्र किया। यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के डिज़ाइंस हैं, अगर आप वो बना लेते हैं, वो भी रजिस्टरेबल या प्रोटेक्टेबल हैं पाकिस्तान के अंदर। फिर इन्होंने जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जिक्र किया, वो एक नया लॉ है, वो प्रोटेक्टेबल है। फिर इसके अलावा प्लांट बिल्डर्स राइट्स की बात आई, ये भी कोई ज़्यादा पुराना लॉ नहीं है, 2-1 साल हुए हैं बने हुए इसको। यानी कि अब जो अगर आप नई वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स बनाते हैं उसको रजिस्टर करवा सकते हैं आप। तो इसलिए ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या जहाँ पे ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से काम हो रहा है, तो उनके हवाले से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की और फिर आगे इन्फोर्समेंट की मौजूद हैं। और फिर अभी ये सिलसिला रुका नहीं है, ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। इसके अंदर और भी नए सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं और यूटिलिटी मॉडल्स का एक लॉ पाइपलाइन में है। कुछ अरसे में ये काम कुछ किया है इन्होंने, लेकिन और अभी उसको प्रोमलगेट नहीं हुआ वो लॉ, और इस तरह के लॉज बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नए लॉज आ रहे हैं आईपी के अंदर ही, वो भी ज़रा जो हमारे ज़्यादा पहले पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं उनमें से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। तो यहाँ भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
तो इसलिए फिर इसके अलावा जॉब्स के हवाले से बात कर रहे हैं। इसमें जॉब्स अब मैं देखता हूँ कि आती हैं, जो आईपी में स्टडीज़ करवाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करवाते हैं, सरकारी इदारों में एक जॉब्स आती हैं। इनके अपने इदारे में कुछ अरसे से जॉब्स नहीं आई, बट आई एम श्योर कि अब आने वाली हैं, कुछ अरसे में ये जॉब्स आपकी आएंगी। और इसमें तो एक ये भी एक नई फील्ड हमारे कुछ जो लोग जॉब में जाना चाहते हैं उनके लिए वो हो सकती है। और हम बल्कि इनको रिक्वेस्ट करेंगे, और अब पता नहीं ज़ाहिर है कि अपने कुछ इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट में, वो हमें बताएंगे मुझे साथ, लेकिन ये कि हम ये चाहते हैं कि आप लॉ ग्रेजुएट्स को जो है ना वो इंडक्ट करें एज ट्रेडमार्क एग्जामिनर और इस तरीके से जी है। लेकिन ज़ाहिर है पुराने जो है वो नहीं है ना, तो हम चाहते हैं नए आप इसको इस तरीके से करें। और इनके पास ज़ाहिर है कुछ इश्यूज़ हैं। जब हमने के बात की, जब हम ऑफिस के हवाले से बात करते हैं तो हम चैलेंजेस पे तो आएंगे, अभी चूँकि हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो आपके पास नई जॉब्स के हवाले से भी हैं। और देखिए मैं आपको एक और चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, वो ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस चंद एक लॉज में से एक लॉ है जो तकरीबन पूरी दुनिया में हार्मोनाइज्ड है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान के आईपी लॉ से फेमिलियर हैं तो आप समझ लें कि आप दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों के आईपी लॉ से फेमिलियर हैं, तकरीबन सारे मुल्कों के। ज़रा प्रोसीजरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मेन जो उनका स्ट्रक्चर है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सेम है। और फिर उसके लिए एक इदारा है, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया उधर जाने का, बार बार जाने का उस इदारे में, वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है। तो वो पूरी दुनिया में एडमिनिस्टर करते हैं इसको। तो वहाँ पे अब जैसे अभी मोहित साहब ने आपको बताया कि हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उनके साथ, जो कुछ रिलेक्टेंट थे, कुछ वजूहात की वजह से हम ज़ाहिर उसमें कुछ वकला के कंसर्न्स थे, वो भी थे और सारा। तो अब हम वो कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि जब इंटरनेशनल आप उस लेवल पे कर सकते हैं काम। तो इसलिए ये एक ऐसा लॉ है, और मैं खुद इसके बड़े अच्छे तरीके से आपको एग्जांपल के तौर पे, अपनी एग्जांपल के तौर पे समझा सकता हूँ, या बता सकता हूँ कि जहाँ पे आपका इंटरनेशनल जो है एक्सपोजर होता है इस लॉ में, अगर आप आते हैं तो, और अगर आप करना चाहें। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि बहुत सारे जो वाइपो है वो बहुत सारे इदारों के कोलैबोरेशन के साथ एजुकेशन करवाता है आईपी लॉ की, और जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो उसमें चाइना में है, उसमें टर्की में है, जहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा आसान भी है, यूरोप है, और बहुत मुल्कों में, इंडिया में है। हम यहाँ पे भी अब कुछ करना चाह रहे हैं, बल्कि मोहित साहब पता नहीं फेमिलियर हैं कि नहीं, इसमें वाइपो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर आपके नॉलेज में होगा एग्जैक्टली और उसमें जिसको कंसल्टेंट हायर किया गया वो मुझे पता है ठीक है ना। तो ये भी एक इंस्टीट्यूट आएगा, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास सीखने की भी, और फिर आगे सिखाने की भी, और मामलात की भी। तो इसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपोजर फॉर श्योर बहुत सारी फील्ड से बहुत बेहतर है। और फिर इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो चूँकि हार्मोनाइज्ड हैं, मतलब अगर आप ये समझ लें कि जैसे पाकिस्तान का आपने आईपी लॉ पढ़ा है, पेटेंट लॉ पढ़ा है, तो आप समझ लें कि आपने यूएस का भी पढ़ा है, बहुत सारा उसमें मिलता जुलता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आपके पास आ जाती हैं। तो ये तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, लेकिन ज़ाहिर है अपॉर्चुनिटीज़ उस वक्त हम लोग उसको कैश कर सकते हैं या उसके पास सकते हैं जब चैलेंजेस, देखिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ तो हर फील्ड में होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सी फील्ड जो है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर है, कौन सी फील्ड में चैलेंजेस कम है या ज़्यादा है। तो चैलेंजेस बहुत हैं इस फील्ड के अंदर, और आई एम श्योर कि हमने ये टॉपिक जानबूझ के इसलिए चूज़ किया था ताकि आप लोगों के जो चैलेंजेस हैं, जो आप लोग इश्यूज़ फेस करते हैं, वो हमारे साथ आप लोग शेयर करें, और मोहित साहब भी हैं वो बात करें, हम करें, बाकी सब लोग हैं, और हमारी भी इससे लर्निंग हो कि क्या इश्यूज़ हैं जनरली, और आईपीओ की भी हो, और ये फिर जाके हमारे भी हाफ के ऊपर वहाँ पे ज़रा बात करें और अपने हाई अप्स के साथ, और शायद उनमें से कुछ इश्यूज़, ज़रा सब तो नहीं रिजॉल्व हो सकते, तो कुछ हो जाए। तो क्लाइंट के साथ अगर जो हमारे इश्यूज़ आते हैं एज ए आईपी प्रैक्टिशनर, वो ये है कि क्लाइंट को अवेयरनेस ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 आईपी की अवेयरनेस नहीं है क्लाइंट को। वो आके कहता है जी असी इन्हों रजिस्टर करवाना है इस चीज़ को, उन्होंने जो दसो ना कि जी यह रजिस्टर नहीं हो सकती क्योंकि देयर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल्ड। वो कहते नहीं जी आते नहीं, फिर यानी कि वो एज्यूम करते हैं कि हमने अगर कोई काम कर ही लिया है ना तो वो उसको लाजमी कोई ना कोई प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और ये इतने इश्यूज़ हैं, हम इतनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं कि जो टीचर कोई रिसर्चर उनका आ जाता है, वो कहता है कि जी ये मैंने बनाया है, उसको समझाओ कि यार ये नहीं पेटेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता, तो वो ना सिर्फ नाराज़ हो जाते हैं बल्कि वो ये समझते हैं कि आप नालायक हैं और वो ज़्यादा समझदार है। ये बहुत बड़ा इशू है,
इसी तरह क्लाइंट है। दूसरा क्लाइंट के साथ इशू ये है कि क्लाइंट, चूंकि देखिए जैसे टैक्स, आप सब टैक्स बार में बैठे हुए हैं, आई एम ए प्राउड मेंबर ऑफ टैक्स बार, बहुत अरसे से मैं टैक्स बार का लाइफ मेंबर हूँ। तो हम टैक्स का जो इशू है, ये टैक्स का जो काम है, ये काम है जो कंपलसरी है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का डंडा है जिसकी वजह से आप लोगों ने करवाना ही करवाना है, तो आप लोग उसके अंदर फिर हमारा भी फ़ायदा हो जाता है, आप सबका और हम सबका भी। लेकिन चूंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपलसरी नहीं है करवानी, तो अगर आप किसी क्लाइंट के फ़ायदे के लिए कहें कि यार ये करवा लो, तो वो समझता है जी वकील साहब अपनी दिहाड़ी लाने लगे नहीं। और बिल्कुल वो समझते हैं, मैं आपको कहता हूँ, चाहे वो कहें या ना कहें, लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये समझ रहे हैं कि शायद हम अपने को फ़ायदा। और फिर एक और उसका नुकसान होता है कि BCO केसेज हैं जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, जहाँ पे उन्होंने इनिशियली IP को प्रोटेक्ट नहीं करवाया IPO में जाके कि जी 12,000 15, अभी बात हो रही थी कि टोटल जो फीस है ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने की, अगर स्मूथ प्रोसीजर है और वकीलों की फीस निकाल दी जाए जो ऑफिस की फीस है, दैट इज ओनली 12,000 रुपीज़। पेटेंट को रजिस्टर करवाने की 13,000 रुपीज़ फीस है। 6,750 फाइलिंग पे हैं, 6,750 सीलिंग पे या रजिस्ट्रेशन पे हैं। इट्स पीनट। अगर आप अमेरिका में जाए तो कितने $1,000 लगते हैं आपको पेटेंट करवाने में। तो हम ये भी अगर कह दें ना क्लाइंट को कि यार ये तुम बिजनेस को अपना तुमने शुरू किया है, तो यार कंपनी रजिस्टर करवा रहे हो, ये काम सारे कर रहे हो, रिटेनरशिप पे टैक्स के बंदे रखे हुए हैं, तो यार इसको भी करवा लो। तो कहता है नहीं जी नहीं, जरूरत पड़ेगी, अदा की फ़ायदा है, तो इन्फोर्समेंट ही नहीं आएगी, अदा काम ही नहीं होता, यानी कि वो इस तरह से। और फिर होता ही है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो आप यकीन करें फिर वो ऐसे एक्सप्लॉइट होते हैं लोगों के हाथों जिसका हिसाब नहीं। एक नहीं है, BCO केसेज हैं कि भागते फिरते हैं, और उन्होंने अपनी सिर्फ इसलिए कि जी वकील साहब को उस वक्त 10-15 हज़ार ना देना पड़े, फिर बाद में वो लाखों लुटा रहे होते हैं। तो ये भी ज़ाहिर अवेयरनेस के साथ साथ समझ आ जाएगी चीज़ें। तो ये तो ज़ाहिर क्लाइंट्स के साथ कुछ इश्यूज आते हैं, और फिर उसमें क्लाइंट जो है वो, हमारा क्लाइंट जो है वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो ये कहता है कि जी जब मैंने काम कह दिया है ना, तो वो किसी तरीके से फौरी तौर पर हो जाए, मैं अगले दिन ही मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाए और अगले दिन ही मुझे सारी राइट्स भी मिल जाए। और जब हम उनको कहते हैं कि लीजिए IPO का प्रोसीजर यह कि 1.5-2 साल लगते हैं, तो वो फिर पता नहीं दिल में तो हमें गालियाँ शायद निकालते हों, लेकिन उनके वाकई ज़ुबानी भी वो लगता है कि जी उनके चेहरे मोड़े से भी लगता है फेशियल एक्सप्रेशन से कि ये कोई मुनासिब, वो समझ रहे हैं कि हम कोई नालायक वकील और गलत बात कर रहे हैं। और कई वकला फिर हमारे ऐसे जो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट रिसीट लेके जब एप्लीकेशन जमा करवाई, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट मिली वो दे के कहते हैं जी आपका रजिस्टर हो गया, जय मौज करें। और फिर जब वो ऐसा बंदा हमारे पास आता है तो हम कहते हैं 1.5 साल लगता है, वो कहते हैं जी वो वाले वकील साहब ने तो हमें 2 हफ्ते में करवा दिया था। मैंने कहा जी लाहौजा दिखाओ क्या चीज़ है, वो ला के एक्नॉलेजमेंट देता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिस इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट, और फिर भी उनको नहीं समझ आती कि जी क्या बात हो रही। ये कुछ इश्यूज़ है, ज़रा इसमें अवेयरनेस है, इसमें और मामला है, और सारे पैसों का भी इशू है, सारा कुछ है। चूंकि कंपलसरी नहीं है, इसलिए जहाँ पे कंपलसरी होगा हम लोग काम करवा लेते हैं, जहाँ पे कंपलसरी नहीं होता वहाँ पे हम कहते हैं नहीं जी नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी देखेंगे, और फिर बाद में नुकसान करते हैं। अभी सर ने आपको बताया कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े नाम जिनके पिछले पाकिस्तान बनने से हिस्ट्री है उनकी काम की, वो अब जाके अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहे हैं। उसमें से एक PIA भी है, पिछले दिनों वो अभी पब्लिश हुआ है, कुछ साल हुए। PIA अब जाके वो अपना ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करवा रहे हैं। चले बेटर लेट देन नेवर, कुछ अवेयरनेस बड़ी तो चीज़ों में आ रही। तो ये हमारे कुछ क्लाइंट्स के साथ इश्यूज़ हैं। और अब IPO के साथ इशू है। ज़रा IPO के इशू सबसे बड़ा डिले का ही है। आप फाइल कर दो और फिर भूल जाएं, और फिर जब उनको याद आएगा फिर हमें भी याद आ जाएगा कि जो कोई काम दिया था हमने उनको। अनफॉर्चुनेट, लेकिन उनके पास अपनी जस्टिफिकेशन है इसकी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हम एज ए प्रैक्टिशनर अपने क्लाइंट्स को क्या जवाब दें। इंपॉर्टेंट बात है ना। देखें, एक तो है आप और मैं जो लोकल क्लाइंट्स हैं, उनको फिर हम समझा लेते हैं सिस्टम को कि जी देखो यहाँ पे इस तरीके से काम होता है, यहाँ पे और मामलात होते हैं, अगर आपने जल्दी करवाना है उसके और मसाइल है, वरना इस तरीके से है, उनको समझ है। लेकिन व्हाट अबाउट इंटरनेशनल क्लाइंट्स, जो ट्रेडमार्क के मैटर्स हैं, पेटेंट के मैटर्स हैं। अब आप में से जो लोग फेमिलियर हैं, वरना मुझे सब आपको बता देंगे कि कोई रेशियो ही नहीं है जो बाहर की कंपनीज फाइल करती हैं और जो लोकल लोग फाइल करते हैं। बहुत कम है जो लोकल फाइलिंग होती है और बहुत ज़्यादा है जो बाहर की होती है। पेटेंट्स में ख़ास तौर पे, ट्रेडमार्क में भी पहले ये था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ट्रेडमार्क लोकल भी काफ़ी फाइल होना शुरू हो गया। अब मुझे बताएं उनको कैसे समझाएं, एक अमेरिका का क्लाइंट है, एक जापान का क्लाइंट है, एक चाइना का क्लाइंट है, कि जनाब ये क्या हो रहा है।
और इसके अंदर चूंकि पाकिस्तान की रिप्यूट एट स्टेक है, तो मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है मोहित साहब के साथ कि सर इसको ख़ास तौर पे आप देखें कि जो कम से कम बाहर की चीज़ें हैं ना, उनको थोड़ा सा एक्सपेडाइट किया जाए, ताकि हम फिर ऐसे होता है कि कई 5 साल पहले का पड़ा हुआ है ट्रेडमार्क से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही और 2 साल वाला हो गया है। अब मुझे बताएं इसकी क्या जस्टिफिकेशन उनको दें कि ये 3 साल वाला पुराना क्यों पड़ा हुआ है? कोई जस्टिफिकेशन हमारे पास होती नहीं है। लेकिन इनके पास इशू ये है कि जैसे अभी हमें बता भी रहे थे और मुझे पहले भी पता है कि इनके पास कुछ स्टाफ का इशू भी है और ख़ास तौर पे ट्रेन स्टाफ का इशू है। जब थोड़ा अर्जेंसी आती है वकीलों की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ये जो भी बंदा उनको नज़र आता है ना, वो ट्रेडमार्क की एग्जामिनेशन पे बिठा देते हैं। जो भी बंदा अवेलेबल होता है ना, ये आप एग्जामिन करो। अब उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि ट्रेडमार्क लॉ क्या है, वो क्या एग्जामिन करेगा। इसलिए हमें फिर ऐसे रिडिकुलस और फ्रिवलेस किस्म के ऑब्जेक्शंस आते हैं, जो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, यार अब इसका क्या करना है। जैसे अभी आप कह रहे थे TM16 की बात, मैं थोड़ा सा अर्ज करता हूँ TM16 में क्या है, या सेक्शन 14 का क्या है, सेक्शन 17 में क्या है। ऐसे रेडिकुलस ऑब्जेक्शन, और फिर जाके पूछे, वो कहते हैं जी वो तो दिल्ली वेजनू से बिठा लिया सी, तो उन्हें लिख देता है। खुद ही बाद में कहते हैं कि यार इसको आप जो है ना, ये वाले ऑब्जेक्शन है ना, इसको आप डिस्कार्ड कर दें, इसको आप इसको नहीं आपको जवाब देने की ज़रूरत। तो ये पॉइंट है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है। ज़ाहिर है बिल्कुल उसके अंदर टेक्निकल लोग ही, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो होने चाहिए। ज़ाहिर है वो नहीं है इनके पास, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाएं, तो उसमें फिर देखते हैं। इसके अंदर जो हम तो हमारा IPO से तो सबसे ज़्यादा डिले का ही मामला है, और उसमें कुछ इनकी एक्सपर्टीज़ का इशू है, कुछ और मामला आते हैं जो ज़्यादा आप बेहतर समझते हैं कि क्या है, वो उसके ऊपर बात करना जो है। तो इसके, लेकिन उसके अलावा भी जब ये रजिस्ट्रेशन हो भी जाती हैं तो उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट के बड़े इश्यूज़ हैं। अभी जैसे मोहित साहब ने हमें बताया, और बिल्कुल ज़्यादा उन्होंने ठीक बताया, लेकिन उसको अब सुनिए और सर धुनिए। ज़ाहिर है क्या हुआ कि हमारे पास जो इन्फ्रिंजमेंट के केसेस की जुरिस्डिक्शन थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास थी। तो मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट्स के जो जुरिस्डिक्शन थी, उसको इन्होंने रिप्लेस किया कितने ट्राइब्यूनल्स के साथ? 3 ट्राइब्यूनल्स के साथ। अगर कोई इसको कोई अकल की बात समझता है तो वो समझता है, मुझे तो नहीं समझ आती ये बात। और वो क्यों किया? यानी कि अब आप समझिए कि पूरे पंजाब में कहीं पे इन्फ्रिंजमेंट का केस हो, जो पहले पिंडी में होता था, बहावलपुर में होता था, मुल्तान में होता था, वो लाहौर में फाइल होगा। भाई वजह क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक तो समझ आए ना हमें। अच्छा, फिर अब एक और जो बना रहे हैं ट्राइब्यूनल, फिर वो अगेन लाहौर में बना रहे हैं। अब इसके ऊपर हम सर से पूछेंगे कि सर ये क्या लॉजिक है कि लाहौर में तो ऑलरेडी एक है, तो व्हाई डोंट यू एस्टैब्लिश समवेयर अराउंड मुल्तान, समवेयर अराउंड। मुल्तान, एक पिंडी, एक लाहौर में तादाद बहुत ज़्यादा है। हाँ सही है। तो देखिए उनके पास अपनी जस्टिफिकेशन है, लेकिन हमारा भी रोना ठीक है ना, ज़रा असल बात ये। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक इशू है इनके पास, फिर ये बनाया गया था। इसके ऊपर मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंथुजियास्टिक IP ट्राइब्यूनल्स के वजह से इसलिए हूँ कि इसके ऊपर मुझे एक इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात करने का मौका मिला हुआ है, जिसको आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी और जिनीवा में जाके दी, और मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये नहीं बनने चाहिए थे। ये बनाना सिर्फ ज़ाया हुआ है, मामला सारे ख़राब हुए हैं, बेहतर होने का इम्कान नहीं। इनके बनाने की एक जो जस्टिफिकेशन थी वो थी कि जी जजेस एक्सपर्ट होंगे। तो मुझे बताएं कि अभी ये स्टैटिस्टिक निकाल लें, कई जगहों पे तो जजेस हैं ही नहीं है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कई महीनों से है ही नहीं है। कराची का प्रिजाइडिंग ऑफिसर देख लें जाके कि कितने अरसे से नहीं है और कौन है क्या है साहब। लाहौर के इस वक्त भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अच्छे हैं कंपैरेटिवली, कुछ ना कुछ आते तो हैं, तो लेकिन ये है कि वो रिटायर्ड एक सेशन जज हैं, रिटायर्ड जज। वो खुद कहते हैं अपने मुंह से, कहते हैं यार क्रिमिनल मैनू ना दसो, ए मैनू पता है, कोई सिविल का मैनू दसो क्या होंगे। तो ज़्यादा जो वकील कह रहा है, खुदा बता जज कह रहा है, अब उसको क्या करेंगे आप। और IP की एक्सपर्टीज़ तो डेवलप होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो हर कुछ अर्से बाद चेंज कर देते हैं। जब से ये 2015 में आई बिलीव IPT बना दी, ठीक है ना, 2015 के एंड पे आप समझे 2016 में, उसके बाद से कम लाहौर में 5 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेंज हो गए। तो जो अभी थोड़ा सा एक्सपर्ट होना शुरू होता है, जिसको काम समझ आनी शुरू होती है, जब खुद चला जाता है या कुछ और मामला तो हो जाते हैं, तो फिर एक्सपर्टीज़ भी ना हुई, ज्यूरिसडिक्शन भी आपने ज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके उनको दे दी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये आसान नहीं है इसको कोप करना, इसके साथ मामलात को करना। और अब कैसे ये देखते हैं ज़ाहिर मुझे नहीं पता। फिर इसमें एक और बड़ा चैलेंज, अभी सर ने बात की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की आपके साथ जिक्र हुआ। अब कितनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इन्वॉल्व है इसके अंदर?
आईपी की इन्फोर्समेंट की अगर हम बात करें, पुलिस इन्वॉल्व है, एफआईए इन्वॉल्व है, आईपीओ इन्वॉल्व है, कस्टम्स इन्वॉल्व है। अच्छा, अभी तक ये नहीं डिसाइड हो रहा कि ये जो एफआईए के पास जुरिस्डिक्शन है, इनके पास है या नहीं है। इसके ऊपर 2 हाई कोर्ट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट जिसमें मुझे भी थोड़ा सा काम करने का मौका मिला जस्टिस सलीम शेख साहब के, तारिक सलीम शेख साहब के साथ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी एफआईए को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये आईपीओ के पास जुरिस्डिक्शन है, आईपीओ की तरफ से इनिशिएट होगी कंप्लेंट, फिर एफआईए के पास जाएगी और एफआईए जो है फिर वो बंदा पकड़े ना पकड़े। अब वो एफआईए खुद पकड़ते हुए कहता नहीं जी हमारे पास जुरिस्डिक्शन है, हमारे तो उसमें लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है कि जी हमारे पास जुरिस्डिक्शन है। कई वकील कहते हैं कि जी हमें ये आईपीओ की जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये तो इतनी स्प्लिट ओपिनियन है और अजीब से काम हो रहा है, कहीं पे एफआईए पकड़ रहा है, कहीं पे नहीं पकड़ रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं कुछ नहीं। तो ये जब तक लॉ जो है वो प्री डिटर्मिन्ड ही ना हो, लोगों को पता ही ना हो कि यार कौन मुझे पकड़ सकता है और कौन नहीं, और पकड़ भी सकता है तो फिर जब पकड़ने के भी तरीके हैं वो आप बेहतर समझते हैं कि वो क्या पकड़ रहे हैं, क्या मामला था। ये भी एक बड़ा इशू है ज़रा हमारे पास, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। मैं जब इस्लामाबाद में बात करता हूँ आपके आईपीओ में, हेड ऑफिस में, तो वो खुद कहते हैं कि जनाब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास जो कंप्लेंट आती है हम उसको वैसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं आगे। सर अब ये थोड़ा सा बदल रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं आई अंडरस्टैंड कि चेंज हो रहा है, जो आपकी इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन रही है, बट सर लेकिन इसमें क्लैरिटी लेके आने की जरूरत है। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि आईपीओ के ही थ्रू इनिशिएट होनी चाहिए ये कंप्लेंट जो है, एफआईए वगैरह खुद जी हाँ आ जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखेगा। तो ज़रा इश्यूज़ हैं, वक्त के साथ साथ ये बेहतर भी हो जाएंगे, बट जो हम ये समझते हैं कि अभी तक को बहुत विल भी नहीं है गवर्नमेंट की। देखें एक्सपर्टीज अगर लोअर लेवल के ऊपर हो भी, अगर एज्यूम हम कर ही लें कि आईपीटी ट्राइब्यूनल जो आईपी ट्राइब्यूनल बन गए हैं उसमें एक्सपर्टी है जज के पास, ये सिर्फ एजम्पशन है कोई नहीं वैसे, लेकिन अगर है भी तो मुझे बताइए कि हाई कोर्ट में तो नहीं है। हाई कोर्ट में तो वही जजेस बैठे हैं ना, वो सारे केसेस ही सुन रहे हैं, तो फिर क्या उसका फ़ायदा। दुनिया के कई मुल्क है, मुख्तलिफ मॉडल है, वहाँ पे हाई कोर्ट में एक्सपर्ट जजेस होते हैं इस चीज़ के, नीचे नहीं होते। तो आपको ज़रूरत क्या थी, नीचे 100 से ज़्यादा आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, सबके पास जुरिस्डिक्शन थी, सबके पास कोर्ट, वहाँ पे लोग अपने लिटिगेंट वहाँ पे। अब लिटिगेंट आप बताइए कि कितने प्रॉब्लम में है कि पिंडी का बंदा है वो लाहौर आ रहा है, लाहौर के वकील शायद खुश हो इस बात से, लेकिन जो बाहर के लिटिगेंट खुश नहीं है और बाहर के वकील भी को बहुत खुश नहीं है, ज़ाहिर है इससे। तो ये भी एक इशू है। लेकिन खैर ये सारे तो चैलेंजेस ज़रा हमें फेस करते ही रहते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब इसके लिए वे फॉरवर्ड हमें क्या समझ आती है। ज़रा वे फॉरवर्ड हम बता नहीं सकते, हम सिर्फ सजेशन होती हैं जो हम शेयर करते हैं आईपीओ के साथ, गवर्नमेंट के साथ, और करना तो ज़ाहिर है उन्हीं के थ्रू है, होना भी इन्हीं के थ्रू है। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि आपके जितने क्वेश्चन हैं इस तरह के, वो मुझे साहब बैठे हुए हैं तो वो आप इनसे करें और ताकि उन तक पहुँचें और फिर आगे ऊपर तक पहुँचे। जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हेयरिंग जी, और क्वेश्चंस भी होंगे तो हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साद मुश्किला साहब ने बताया कि चूँकि एप्पल का ही ट्रेडमार्क ऐसा है कि जो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकता है, तो शायद यही वजह है कि मार्केट में एप्पल भी शायद आज महंगे होने शुरू हो गए हैं, जो हमारी मुल्क की पैदावार है। हाँ जी 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 बिल्कुल, ये दे देंगे आप। बिल्कुल जनाब साहब आपने बिल्कुल कहा। TM16 की मैंने बात की थी कि TM16 जो आता है वो हमें, मैंने जैसे बताया पहले भी कि हमें ये पता था कि डिपार्टमेंट बिला वजह TM16 भेज देता है, लेकिन फिर वक्त के साथ पता चला कि TM16 हमारी गलती की वजह से आता है। मैंने रिक्वेस्ट की थी साद मुश्किला साहब से, काइंडली आप ज़रा वो बता दीजिएगा कि TM16 हमें किन वजूहत की बुनियाद पे आता है और हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। सॉरी मैं भूल गया, TM16 की बात हुई। TM16 एक फॉर्म है, जब हम एप्लीकेशन में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, चाहे हम खुद से करना चाहें, चाहे ऑफिस हमें सजेस्ट करे कि आप इसमें अमेंड करें, इसको अमेंड करें, क्या क्या चीज़ अमेंड हो सकती है एप्लीकेशन में। एक सिंपल फॉर्म है TM1, रोहित साहब ने बताया था, TM1 एक 1 पेजर फॉर्म है, उसके अंदर क्या चीज़ आपने लिखनी है। जो मार्क रजिस्टर करवाना है वो आएगा, एप्लीकेंट का नाम आएगा, जिन गुड्स के लिए करवाना है, जिस क्लास में करवाना है वो आएगी, और एप्लीकेंट का एड्रेस आएगा और एड्रेस फॉर सर्विस आएगा। एक तो और चीज़ें हैं वो हर बैंक में, चूंकि जैसे पीरियड ऑफ यूज है वो लिखते हैं।
एड्रेस फॉर सर्विस आता है। अब इसमें मेरे से कोई गलती हो गई है तो उसकी सजा फांसी तो नहीं ना जाएगा, हो जाती है बात में गलती, तो उसके लिए हम एक TM16 दे के अमेंड कर सकते हैं उसको। या ऑफिस कहीं पे भी समझता है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, तो वहाँ पे फिर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी आपने जो गुड्स लिखी है ये ठीक नहीं है, इस क्लास में फॉल नहीं करती, तो अब आप हमें TM16 के थ्रू इसको अमेंड करते हैं। तो TM16 सिर्फ अमेंडमेंट के लिए फॉर्म, अगर एड्रेस फॉर सर्विस चेंज करवानी है तो उसके लिए हो सकता है। तो अगर मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, मेरा एड्रेस पहले कैमरी ग्राउंड का था जहाँ पे आए थे मेरे साथ, आप कहीं और है, तो अगर मैंने वो चेंज करवाना है तो उसके लिए अगर वो पेंडिंग एप्लीकेशन है तो मैं TM16 दे देता हूँ। TM16 जस्ट ये चीज़ है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। ठीक हो गया सर? अच्छा लेकिन सर ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं मुझे सर बताइए। जी मैं सर प्लीज नहीं कोई बात जी बताए, कोई इशू नहीं है, ये जनरल डिस्कशन भी चलती है हमारे यहाँ। आपने एप्पल का जिक्र किया तो हमारे पास अभी महीना दो पहले एक वकील आ गए, वकील साहब साउथ पंजाब से आए, उन्होंने कहा कि मेरा क्लाइंट है किसी कस्बे में जिसने एप्पल कंप्यूटर का काम किया हुआ है, तो उसको कहीं से जो एप्पल के पाकिस्तानी थे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कि आप ये बंद करें इन्फोर्समेंट में। तो उसने कहा जी हम तो एप्पल से पहले के इस्टेब्लिश्ड हैं। तो मैंने फिर कहा कि आप इंटरनेशनल भी बल्कि करें और आप एप्पल कंपनी से डैमेजेस जो है वो क्लेम करें। तो इस बात पे बहुत खुश होके गए कि अब जो है वो हम ये कर सकते हैं कि हम एप्पल को सू करेंगे। तो ये कुछ हमारी अवेयरनेस के भी मामला है। जी बिल्कुल ऐसे ही सर। दूसरा सर मेरे जेब में एक और क्वेश्चन था कि जब हमारा ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होता है IPO लेवल पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में, तो वो बात कर कहा जाता है जी मैं इसको डिस्क्लेमर के साथ एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये ज़रा बता दीजिएगा कि मसलन एक्सेप्टेंस में कितनी चीज़ें हैं, काइंडली भाई साहब आप बता दीजिए बारे में। सर ये जो डिस्क्लेमर है ये ऐसे है कि आपने यानी कि कोई ऐसा नाम यूज़ किया है जो कि कॉमन नहीं है। जिस तरह आप कह रहे हैं वाइट कॉटन, ये स्पेशल केस है, तो वाइट कॉटन अलग से जो है आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते कि वाइट भी मेरा है तो वाइट का दूसरा कॉटन मेरा यूज़ करें, एक फॉर्म में वाइट कॉटन। तो ये डिस्क्लेमर लगेगा जब उसको वाइट कॉटन मिलेगा कि अलहदा से या किसी और कॉम्बिनेशन में कोई शख्स वाइट एंड कॉटन यूज़ करे तो आप उसको क्लेम नहीं करेंगे कि ये मिला। जी जी लाहौर जी ये बहुत सारे मार्क्स हैं जिनमें शहर का नाम आता है, तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते कि अब लाहौर ब्रोस्ट अगर मेरा है तो लाहौर भी मेरा, ना कोई ब्रोस्ट रख सकता है ना कोई लाहौर का। जी सासा प्लीज़ आप। जी डिस्क्लेमर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, और उसके ऊपर इतने केसेस आ रहे हैं आजकल, और उसकी अगेन वजह जो है वो जिस तरह से एग्जामिनेशन हो रही है ऑफिस के अंदर, वही डेली वेजर वही एग्जामिनेशन का पॉइंट ये है कि डिस्क्लेमर वहाँ पे आता है जहाँ पे कोई वर्ड या कोई डिवाइस आपके ट्रेडमार्क में एज ए होल ऐसी है जो इंडिविजुअली रजिस्ट्रेबल नहीं है आपके नाम पे, तो जिसके ऊपर एक से ज़्यादा लोगों का राइट होता है, तो वहाँ पे इदारा खुद से अपनी से या आपसे कंसल्ट करके कि अगर आप इसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो ये चीज़ डिस्क्लेम करनी पड़ेगी, वो कर देते हैं। लेकिन आपको शायद हैरानगी हो या शायद ना ही हो, क्योंकि आपको पता ही हो चीज़ों का कि ऐसे भी मामला आते हैं जहाँ पे एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है विदाउट डिस्क्लेमर और एक हुई है विद डिस्क्लेमर उसी सेम मार्क की, यानी कि मैंने अगर 5 क्लासेस में फाइल किया है तो 5 क्लासेस में से कुछ क्लासेस में वो विद डिस्क्लेमर हो गई है, कहीं पे विदाउट डिस्क्लेमर, तो आप इतना सर पकड़ के बैठा होता है कि अब क्या करना है। ऐसे एक ही क्लास में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप जाके सर्च कर लीजिएगा, न्यूट्री है, न्यूट्री बेसिकली न्यूट्रिशन के वर्ड है, तो न्यूट्री से रिलेटेड BCO मार्क्स रजिस्टर्ड है, तो कहीं पे न्यूट्री को डाटा से डिस्प्ले किया हुआ है, कहीं पे नहीं किया हुआ। फिर यहाँ पे ये चीज़ें इन्फोर्समेंट में जब आती हैं, फिर कोर्ट्स में जाती हैं, और फिर कोर्ट्स के अंदर से अपने जो मामला सारा चलते रहते हैं वो। तो यहाँ पे भी एक बड़ा पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्लेमर पे बहुत इश्यूज आ रहे हैं सारे इसके ऊपर। जी बहुत शुक्रिया। अगर कोई दोस्त किसी का क्वेश्चन हो तो वो आसिफ ये माइक दें अपना असलम याद कुरैशी साहब को। थैंक यू सर। मेरे क्लाइंट हैं इस्लामाबाद में, तो 9 ईयर्स से वो ट्रेडमार्क होल्डर हैं, तो वहाँ पे वही ट्रेडमार्क वही नाम बाकी लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, कोई 6-7 पार्टी।
तो हम ट्रिब्यूनल में गए, उन्होंने कोई पेनल्टी उसमें कोई नहीं डाली, और वो कहते हैं जी हम वहाँ के स्टेटमेंट दे गए हैं कि हम उसको चेंज कर लेंगे अपने बोर्ड, लेकिन यार, उन्होंने अभी question तक बनता ये है। 4-5 महीने हो गए हैं, तो वो उन्होंने कोई पेनल्टी डाली नहीं, तो वो जो पार्टी है वो कहते हैं जी हमें ट्रेडमार्क का फायदा क्या है, तो ये जरा बता। सर ये जो है ना, ये जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो जाती है। अगर आईपीटी ने, जिस तरह हम वैसे भी जिक्र करते हैं, हाईकोर्ट भी कहेगा, तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो तो पुलिस करेगी या जो भी इदारा होगा, तो आपको वो अब फॉलो अप करना पड़ेगा। ये आईपीओ का काम नहीं है। जो अभी से पहले बात हो रही थी कि मुल्तान हाईकोर्ट का जब आया तो उसके बाद ये क्लैरिटी आ गई कि कोई भी इन्फोर्समेंट का इशू है वो आईपीओ इनिशिएट करेगा, या उसके बरक्स अगर किसी ने एफआईए या पुलिस को अपना कंप्लेंट दी तो वो हमें भेज देते हैं कि आपके इसके व्यूज क्या हैं आपके। हम अगर कहते हैं कि ठीक है आप इस पर बिल्कुल ये इन्फोर्समेंट बनता है तो आप, तो सर कहने का मकसद ये है कि ये अगर आईपीटी ने एक फैसला दिया था तो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, जिस तरह आप उनके वकील है, ये अब आप एफआईए या पुलिस में आप फॉलो अप जो है वो आपको करना पड़ेगा, और वो फिर आप उसकी एग्जीक्यूशन वहां से कराएंगे। आईपीओ इदारा उसमें वो नहीं, पेनल्टी नहीं डाल सकते। नहीं हम करेंगे नहीं, वो तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो हमारा डेटाबेस में है। बिल्कुल, जिस तरह से असल में आप कुछ शायद SECP वगैरह या FBI या जो आपको मुख्तलिफ फाइन या पेनल्टीज कर सकते हैं उस बात से देख लें। IPO के पास ये अभी नहीं है, हालांकि होनी चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन ये उनके पास अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो किसी को इन्फ्रिंजमेंट के केस में कोई इतना फाइन कर सकें। और उसकी बड़ी सिंपल वजह ये है कि वो जब तक इन्फ्रिंजमेंट जो है इस्टेब्लिश ना होगी कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू, तब तक कैसे उसके ऊपर होगा। तो लेकिन जहाँ पे डैमेजेस की आपने बात की, इंपॉर्टेंट बात है कि डैमेजेस सर बेसिकली आपको डैमेजेस की आपको ज़रा पता है कि मुख्तलिफ तरह की काइंड है, तो डैमेजेस पहले आपको इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं आपको कितने डैमेजेस हुए या कितना डैमेज हुआ उसके मुताबिक है। तो जो डिस्क्रिशनरी, बाकी अगर डिस्क्रिशनरी बात है कोर्ट की तो फिर वो तो डिस्क्रिशन हो जाती है ना। अगर आप प्रूफ करें कि ये डैमेज आपको हुए हैं तो कोर्ट को डैमेजेस उसमें क्लेम आपको मिलने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि बाद का क्लाइंट खुद भी ये कहते हैं कि चलो जी उन्होंने चेंज कर लिया है, सारा काम खत्म हो गया, अब बेहतर हो गया, चलो ਅਸੀਂ आगे आपस में लोग कर लेते हैं। मेरी नॉलेज में भी कुछ ऐसी बात है, लेकिन अगर उनके कोर्ट की कोई किसी उसकी हो रही है वायलेशन हो रही है कोर्ट के ऑर्डर की, तो कॉन्टेक्ट वो कोर्ट में वो वायलेशन तो कॉन्टेक्ट कोर्ट आप फाइल कर सकते हैं, वो होती है करते हैं। जी अपना बाला साहब को दे, मसूद बाला साहब काइंडली क्वेश्चन। सर आपने इंफ्रिंजमेंट की बात की, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए। और इंफ्रिंजमेंट के साथ पासिंग ऑफ का लीगल लाजम आना चाहिए था, अगर आप उसके ऊपर मेंबर्स की कन्वेंशन के लिए आप कुछ कह सकें तो पासिंग ऑफ जी शुक्रिया सर आपका क्वेश्चन के लिए। इन्फ्रिंजमेंट बुनियादी तौर पे हमारा लॉ ये कहता है कि इन्फ्रिंजमेंट वहाँ होगी जहाँ पे एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। अगर अभी आप, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा ट्रेडमार्क का काम है, कॉपीराइट कम है, और पेटेंट तो बहुत, पेटेंट और डिज़ाइन तो हर बहुत ही कम है ना। तो अगर हम पेटेंट की ट्रेडमार्क की बात करें या फॉर दैट मैटर कॉपीराइट की भी करें तो वहाँ पे होगी जहाँ पे ये रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क। कॉपीराइट क्योंकि एक एक्सेप्शन है, इसकी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ट्रेडमार्क अगर आपका रजिस्टर्ड है, कोई आइडेंटिकल ट्रेडमार्क यूज करता है या कंफ्यूजिंगली सिमिलर ट्रेडमार्क यूज करता है फॉर सिमिलर और आइडेंटिकल गुड्स और सर्विसेज, ये इन्फ्रिंजमेंट है, ये लॉ में। पासिंग ऑफ सर ये है कि आपका ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आपकी एक मार्क की एक रिप्यूट है मार्केट में, जैसे भी हमने बात की कि पीआईए वाले बड़ी देर से इनको होश आई है और अब इनके अपना माइक वो वकील साहब को देगा ना इनको, ठीक है नेम है और पाकिस्तान हाँ जी ये में। बेटे। तो अगर पीआईए मैं रखूं अपने से सिमिलर गुड्स के सर्विसेज के लिए तो मैं शायद नहीं कर सकूंगा, ये तार आएगी रास्ते में, ठीक है? कि ये हमारा माल रिनाउंड है और इसके इस्तेमाल करने से हमें लॉस हो रहा है, इसलिए इसको रोका जाए। तो ये इन ग्राउंड्स के ऊपर वो कोर्ट में जाके कह सकते हैं। तो पासिंग ऑफ बेसिकली एक कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है, ये होता है जहाँ पे मार्क कोई रिनाउंड हो या उसकी रिप्यूट हो
और कोई और उसको यूज़ कर रहा हो और इस मकसद के लिए यूज़ कर रहा हो कि लोग जिसका जो मशहूर मार्क है उसकी समझ के प्रोडक्ट आपकी खरीदें, तो हम कहते हैं ये पासिंग ऑफ हो रही है। तो पासिंग ऑफ के ऊपर भी जाहिर है हमारी कोर्ट्स के कुछ मसाइल हैं, मैंने आपका जजिस के यहाँ पे तो ये भी सर ने एक बात सुनाई है, तो मैं भी आपको सुनाऊँ। एक जज साहब के पास केस किया IP लॉ का, प्रॉपर्टी, तो जज साहब बेचारे मेरे जितनी समझते थे चीज़ों को, तो कहते हैं कि ए कितने हुए प्रॉपर्टी, यानी कि वो कहते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी टाइप की कोई चीज़ है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे मुझे पता नहीं सर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई चीज़ होती है। तो फॉर्चुनेटली थिंग्स आर चेंजिंग फॉर बेटर, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आने वाले दिन में बेहतर भी हो जाएगा। जी शान, ये वकील साहब को दें। बात को समझ कर पाए जी वकील साहब आपका क्वेश्चन। अच्छा सर, एक ये इशू है कि अगर हम इधर IPO में अपने सिस्टम खुलवा लेते हैं, तो अगर हमारा मार्क रजिस्टर्ड हो गया है तो फिर दूसरे फोरम पे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल SCCP में जाके वो नाम रजिस्टर करवा लेते हैं और वहाँ पे यूज़ करते हैं। इस चीज़ जो कॉन्ट्राडिक्टरी एक चीज़ है, इसको कैसे सेटल किया जाए? ये बहुत होता है, आप इधर भी रजिस्टर करवाएं, फिर आपने SCCP में नाम लेके बेशक उसको इनएक्टिव कर दें, वो भी आपको प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसका ज़रा थोड़ा सा ये निशान माइक दे दें सर को। ये शुक्रिया सर आपका, ये भी बड़ा ज़्यादा पर्टिनेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डे टू डे फेस करते हैं हम लोग चीज़ें। इसकी बात इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सर ये दो डिफरेंट लॉज, दो डिफरेंट अथॉरिटी, तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे ये करता हूँ कि इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है IPO को या ट्रेडमार्क ऑफिस को कि जब आप ट्रेडमार्क के लिए सर्च करें तो आपके जो दूसरे डेटाबेसेस हैं जो हो सकते हैं कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं मैटर को, उसको भी आप रेफर किया करें, यानी कि आप SCCP में भी जाके देखें को कंपनी ना हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सर इसमें ये है, और बड़ा मशहूर केस है, मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। देखिए कंपनी नेम जो है ना, दैट इज नॉट ए ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बेसिकली गुड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मिसाल के तौर पे ये नेस्ले, खैर यहाँ पे कंपनी नेम है, ट्रेडमार्क इज सेम, बट नेस्ले के हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडमार्क्स हैं, जैसे माइलो है, माइलो इज ए डिफरेंट नेम, माइलो इज ए ट्रेडमार्क, बट assumingly कि नेस्ले they are not using this company name as their trademark, then वो उसको ट्रेडमार्क के तौर पे माने नहीं जाएगा। एक मशहूर केस है 2011-12 का, कुछ पुराना हो गया, ये सुनहरी बैंक का केस है। तो सुनहरी बैंक का कहते थे कि हमारा जो है ये मार्क सुनहरी का बड़ा मशहूर भी है, सारा कुछ है, तो एक था ट्रेड नेम था, ट्रेड नेम कुछ और चीज है। तो अगर तो पार्टी ये प्रूव कर सके कि हम हमारा ये सिर्फ ट्रेड नेम है, ये कंपनी नेम है, हम इसको ट्रेडमार्क के तौर पे यूज नहीं करते, तो फिर एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। हाँ, अगर उसको ट्रेडमार्क के तौर पे भी यूज कर रहे हैं, फिर आप वो आपकी इंफ्रिंजमेंट कर रहे हैं, फिर आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, और ऐसे केस बेताशा हैं जहाँ पे आप उनके इस बात के ऊपर जाते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया है कि जैसे पहले ये बहुत कॉमन ही होता रहा है, आप में से आई एम श्योर कि सभी को पता होगा कि लोग अगर एक ट्रेडमार्क है, मशहूर सा है, वो अभी उसकी कोई वेबसाइट डोमेन नेम नहीं है, तो डोमेन नेम रजिस्टर करा लिया, McDonald.com में रजिस्टर करा लिया। तो जब McDonald को पता चला, वो साथ में बैठे हुए, और मैंने उनको कहा कि नहीं कि आप तो इसमें हम मुझे इतने पैसे देंगे तो हम आपको ये ट्रांसफर करेंगे। दैट इज नॉट द केस एनीमोर। अब आपके पास इंटरनेशनल फोरम मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर फोरम मौजूद है, जहाँ पे आप उनको जाके ये कहें कि ये वाला मेरा ट्रेडमार्क है और ये इसने गलत तरीके से फ्रॉडलेंटली इसको रजिस्टर करवा लिया डोमेन नेम में, तो ये डोमेन नेम इससे ले लिया जाए, मुझे रजिस्टर कर दिया जाए, तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल नाउ। इसी तरह ये SCCP के साथ भी उनका कुछ चल रहा है, वो चाह रहे हैं कि इकट्ठा कर दिया जाए, अब देखिए वो कब तक होता है। लेकिन यार ये दो डिफरेंट चीजें हैं, और अगर वो प्रूव किया जा सके कि ये एक तरह से यूज नहीं हो रहा, तो फिर इसको नहीं आप कर सकते। जी बहुत शुक्रिया सादुल्लाह साहब, हमें ज़हीर भट्टी साहब, रिजवान कंबोज साहब और ज़ुबैर भाई साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, उन्होंने ज्वाइन किया, मैं उनको वेलकम करता हूँ। अभी मोहित साहब हमारे साथ हैं,
और इनसे भी एक रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हमें जो ट्रेडमार्क के हवाले से जो 2 इश्यूज़ ज़्यादातर आते हैं, वो एक मैंने जैसे सबसे पहले बात की सर्च का, उसका कुछ सर्च पीरियड थोड़ा सा टाइम कम हो जाए, और दूसरा जब हमें डिमांड नोटिस आ जाता है तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसकी ज़्यादा टेंशन होती है कि वो अब आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपना एक पे आर्डर भी दे दिया होता है और क्लाइंट बार बार पूछ रहा था कि अब आएगा कब। तो मैंने कहा भाई अभी आएगा, लेकिन उसमें चूँकि जैसे मोहित साहब ने बताया कि इश्यूज़ हैं स्टाफ के, अभी इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का सिलसिला भी चलेगा, बाद में भी क्वेश्चंस कोई दोस्त कर सकता है हमारे साथ अपना। अब्दुल भाई साहब, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर लास्ट क्वेश्चन आप जी प्लीज। मैं पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ रजीम का कि मैंने थोड़ा सा चेंज किया, और आपका भी सर साथ साथ बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़ा अच्छा लेक्चर आपका दिया। इसमें मेरी हम्बल सबमिशन ये थी कैबिनेट से, प्रेसिडेंट साहब से, कि अगर कोई नेक्स्ट सेशन अगर आपके साथ रखेगा जाए, ताकि जो हमारे यंगस्टर जो लोग हैं हमें पता चल सके कौन सा फॉर्म हमें को ट्रेडमार्क, क्योंकि हम जब इनिशियल स्टेज पे हम ट्रेडमार्क जब वो घेरते थे तो वो ऐसे था जिसका एंटी रहता था उसको कहते थे आप ट्रेडमार्क में रजिस्टर करें, तो नो डाउट होता तो कुछ तरह बंदे कुछ बेचारे मर जाते थे, बाद में मिलता था या क्लाइंट कारोबार छोड़ जाता था। तो मेरी हम्बल सबमिशन थी ये भी कि सर बैठे हैं, अगर हमें कोई एक्सपीडिशनरी कोई प्रोसीजर है कि फाइल के पीछे भाग के जल्द से जल्द हम करवा सकें तो काइंडली वो भी हमें बताया जाए। और सेकंड ये है कि जैसे कौन कौन से फॉर्म है, फॉर्म 48 लगता है, कैसे उसका प्रोसीजर फिल करना, मेरे जो यंगस्टर दोस्त बैठे हुए हैं इनको हेल्प आउट हो जाए, ताकि ये उसको फिल करना नेक्स्ट सेशन में हो जाए। और मेरा जो क्वेश्चन ये भी है कि हम क्या एक फॉर्म में डिफरेंट क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि जो अगर एक क्लास में हमने कोई फॉर्म फाइल किया है 3 या 4 है जो भी है, अक्सर उसमें ये होता है कुछ लोग तो एक अकेली क्लास लिख देते हैं, कुछ लोग एनएलिंग सर्विस पूरी फार्म उसके अंदर डाल देते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे हमें करना चाहिए, ये मेरे अक्सर दोस्त हैं, मुझे भी आप साइड इसमें शेयर करेगा अपना नॉलेज। जी अब्दुल भाई साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपके एक इल्म में बात लाना चाह रहा हूँ, जब आपने बात कर दी है सदर लाहौर टैक्स पर मोहम्मद मालिया साहब का जो विज़न है, वो इसी सिलसिले में कल जब हम मुलाकात हुई हमारे जनाब डायरेक्टर इंचार्ज मोहम्मद उमर अशरफ साहब से, तो सदर साहब ने भी वहाँ पे यही बात की उनसे कि सर हमें एक आज जैसे एक लेक्चर हो जाता है, एक सेमिनार हो जाता है, उसमें हमारी तसल्ली होती नहीं, हमारे यंगस्टर को उतनी चीज़ें नहीं मिल पाती या बाद में जो उनकी क्वेरीज आती हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। फिर उनके साथ ये हमारी बात हुई और सदर साहब ने कहा कि आप इसके लिए कोई हमारे साथ एडजस्टमेंट बनाएं कि हम लोग वर्कशॉप्स करें। वो वर्कशॉप्स बेशक लाहौर टैक्स बार के अंदर हो जाएँ या IPO के अंदर हो जाएँ। इशू वहाँ पे थोड़ा सा ये आ रहा था कि सैटरडे को IPO बंद होता है और वकला जो है ना वो ज़्यादातर सैटरडे को ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, इनके पास टाइम भी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोई इंशाल्लाह इसमें सदर साहब ने कहा है कोई टाइम एडजस्ट करके, कोई डे एडजस्ट करके IPO के अंदर भी जो वर्कशॉप का सिलसिला है यंगस्टर के लिए वो भी इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा। जी साहब जो सॉरी आपका क्वेश्चन था वो मैंने रास्ते में ही कि हमें क्लास जी क्लास आप एक क्लास का तो आपको एक ही आप उसको एक कर लें, हर क्लास के आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मेरा साथ साथ का तजुर्बा बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे नज़दीक आप जितना लिमिटेड रहेंगे वो बेहतर है, क्योंकि आप जब एक क्लास में वो सारी इनेबलिंग सर्विसेज को आप मेंशन करते हैं तो कई लोग जब उसको देखेंगे कहेंगे ये मुझे हिट हो रहा है और मेरे से सिमिलर भी है। अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो वो उसके लिए बेहतर है। दूसरा सर जो आपने डिले की बात की है, मैं जब से IPO ज्वाइन किया है मैंने देखा है कि वकला और जो एप्लीकेंट है ना, माजरत के साथ उनकी तरफ से भी बहुत सारी डिलेज हैं जिनकी वजह से वो चीज़ें लटक जाती हैं। मैं पर्सनली तौर पे कई ऐसे केसेस जानता हूँ कि वकील साहब के दफ्तर पे, एप्लीकेंट के दफ्तर पे डाक जा रही है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा और इवेंचुअली वो अबैंडन हो जाती है एप्लीकेशन या वो डिले आ जाती है। अभी एक रिसेंट केस है कि IPT की हमारे पास 202 की इंक्वायरी भी आती है, हम इंक्वायरी करते हैं तो हमें IPT देता है 1 माह। तो मैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनके पास ऑनरेबल जज साहब के पास गया, उन्होंने कहा यार ये इस मैटर्स में आपने ये नहीं करना जो हमारा सरकारी तरीका होगा ना, 3rd रिमाइंडर के बाद बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा आप 100 रिमाइंडर दें, आपने जब तक कंप्लेनेंट नहीं आके अपना आपके साथ बात करता आपने हमें रिपोर्ट नहीं देनी। अब मैं आपको लेटेस्ट बात बता रहा हूँ कि हमने 3-4 रिमाइंडर दिए और हर रिमाइंडर 2-2 हफ्ते बाद हमने जब वकील एक फर्म थी, वकील साहब की फर्म थी, उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कभी हम नहीं अवेलेबल, कभी हमारा एप्लीकेंट अवेलेबल नहीं,
अब वो चीज़ लटक बंद गई होते साथ ही खाना चल जाएगा। शान को स्टैंड में खड़ा कर लो, वो तुम तस्वीरें ले और लो, 8 महीने बाद बाकी ऊपर उन्होंने लगा दो, जमा ठीक है, शान से बात कर एंड पे हमारे जिम्मे आएगा। तो ये सारी ये पूरा जो हमारे कल्चर है ना कि जो हम हर चीज़ को मतलब लाइट ले लेते हैं फिर बाद में, ये उस कल्चर का भी एक बहुत बड़ा। और एक आखिरी बात ये कि हालांकि ये अभी वैसे मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आईपीओ मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं एक ग्राउंड रियलिटी कह रहा हूँ कि जो परस्यू करते हैं उनका बिल्कुल टाइमली हो जाता है, जो परस्यू नहीं करते ना उनका जी इशू है। और इसमें एक हमारा जो एक बहुत बड़ा काम हुआ है वो हमारी ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अब तकरीबन ट्रेडमार्क के तमाम, बल्कि हाँ ट्रेडमार्क के हमारे एसएमएस पे अलर्ट्स जा रहे हैं कि जब हमारा वो डाक निकलती है जो आपको जा रहा है, शो कॉज जा रहा है, डिमांड नोटिस या कुछ और जा रहा है, वो आपको एसएमएस अलर्ट जाएगा जो आपने पहले दिन अपना मोबाइल नंबर दे दिया। ये कुछ जी मोहित साहब बिल्कुल, एक सेकंड अपना मेरा साहब मोहित साहब बिल्कुल उसके एसएमएस आते भी हैं, लेकिन आने के बाद एक सिलसिला रुका भी है थोड़ा सा कि मतलब मैंने देखा आईपीओ से डाक आई है, लेकिन मैंने किस दफ़ा मैसेज नहीं आया। जब मैसेज आता है तो फिर इंतज़ार होता है कि 2 दिन बाद में डाक भी आ रही है। वो बड़ा एक ज़बरदस्त आपने सिलसिला शुरू किया है। लाहौर टैक्स बार उसको वेलकम करती है और आपसे रिक्वेस्ट करती है कि बिल्कुल वो एक सिलसिला जो है ना उसको चलते ही रहना चाहिए। साथ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी साथ साहब प्लीज़। जी, इसमें सर ने बताया बिल्कुल ठीक है, और वकील कहते भी हैं कि जी हमारा अगर केस वीक है तो हम जस्ट वांट टू कीप इट पेंडिंग, हम नहीं चाहते कि इसका डिसीजन हो जाए, तो इसलिए वकालत इसके इश्यूज हैं, बिल्कुल सही सर कह रहे हैं। अच्छा वैसे आपने क्लास की बात की, देखिए जो ट्रेडमार्क लॉ में एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो कहते हैं कि ये ट्रेडमार्क हमेशा यूज या स्पेसिफिक गुड्स के लिए, आप ये नहीं कर सकते कि जिन गुड्स के लिए आप यूज करते भी हैं, करना भी नहीं चाहते, और सब कुछ इंक्लूड करते हैं। और अगर ऐसा आप करते हैं तो वो एक रिस्क होता है, किसी स्टेज के ऊपर कोई उसको रिवोक करवा सकता है। इसलिए ये तो नहीं करना चाहिए कि जितनी भी गुड्स हैं एक क्लास में सब शामिल कर दें। बाकी आपने मल्टी क्लास की बात की, मल्टी क्लास नेशनल फाइलिंग नहीं हो सकती है अभी, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में फाइल करना चाहते हैं 10 क्लासेस में तो आपको लगता है 10 एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन इंटरनेशनल के भी सर बता रहे थे जो मैड्रिड एग्रीमेंट के अंदर है उसमें मल्टी क्लास फाइलिंग मुमकिन है। एक एप्लीकेशन में आप एक क्लास, उसकी फीस थोड़ी बढ़ती जाती है, लेकिन वो जो मैड्रिड एग्रीमेंट की जो एप्लीकेशन फाइल होती है वो फाइल होगी कि किसी और के कंट्री के बिहाफ पे, मतलब आपका क्लाइंट दुबई में है, उसने वहाँ पे फाइल किया, उसकी बेस पे वो 10 मुल्कों में करना चाहता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, उसमें 10 क्लासेस में हो जाएगी, वो हो सकती है। तो ये अभी नया इन्होंने शुरू किया है, 2021 के अंदर आया है मैड्रिड एग्रीमेंट, उसके अंदर ये पॉसिबल है। तो सर आपकी इजाज़त से एक बात सर पूछ रहे थे, जो कॉपीराइट ट्रेडमार्क की बात आई थी वो रह गई थी, तो वो बता दूं सर के लिए भी बात ये जी बिल्कुल मुमकिन है कि आप ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को इकट्ठा फाइल कर सकते हैं अगर आपका, क्योंकि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के लिए रिक्वायरमेंट फर्क है ना। मतलब मेरा एक डिजाइन है, उस डिजाइन को मैं ट्रेडमार्क के तौर पे यूज करता हूँ, मैं उसको ट्रेडमार्क में फाइल कर सकता हूँ, और वो डिजाइन क्योंकि मैंने डिजाइन एक आर्टिस्टिक वर्क है वो कॉपीराइट में डिफॉल्ट करता है, कर सकता हूँ। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है और बड़ी सही सर ने याद कराया है, और जो आपको बताता हूँ और आपकी फिर मुझे सबसे पूछते हैं, लेकिन ये इनका क्योंकि है नहीं, कल उसमें रजिस्टर और कॉपीराइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि वो ये कहते हैं, एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है सिंध का, कि जी हुआ ये था कि एक क्लाइंट का ट्रेडमार्क था और दूसरे ने उसको कॉपीराइट रजिस्टर कर लिया, और दोनों लड़ने लग पड़े कि ये तो हमारा राइट है। तो आखिरकार कोर्ट ने ये फरमाया, और कोर्ट को भी हिदायत दे वाला आप ये कह सकते हैं, और उसकी बेस पे कितना नुकसान हुआ है वो आपको मैं थोड़ा सा शेयर। कोर्ट ने ये कहा कि जब आप कॉपीराइट उस वक्त रजिस्टर करें जब आप ट्रेडमार्क का स्टेटस भी है ना वो एक्सेप्टेंस का आ है, यानी कि ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होगा तो कॉपीराइट हो सकता है। तो मतलब मुझे कॉपीराइट एग्रीमेंट जाने की जरूरत नहीं, जब पूछा तो खुद बताया कि वो तो उसको तो विदाउट रजिस्ट्रेशन आपके पास राइट्स होते हैं, तो मैं क्यों जाऊँ अपने आप को काम में खराब कर लूँ। और अब तो ये हालात हो गए हैं कि वो कहते हैं आप डिमांड नोट दें, यानी कि कोई ऑपोजिशन पीरियड भी गुजर गया हो तो फिर हम आपका कॉपीराइट सर्टिफिकेट इशू करेंगे। मतलब ये है कि जब ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा तो तब कॉपीराइट होगा, वरना नहीं होगा। तो मैंने कहा यार ये दो डिफरेंट लॉ है, कैसे मुमकिन है ये ऐसे नहीं कर रहे आप। कहते हैं नहीं वो कोर्ट ने हमें तो कहा, हम तो नहीं कर सकते ना वो आपके लॉ में आज तक नहीं आया जो कोर्ट ने कहा हुआ है, लेकिन वो चल रहा है आपके ट्रेड कॉपीराइट पड़ा रहता है जब तक ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली। जी बहुत शुक्रिया साहब साहब। आज एक सिलसिला जो ये लाहौर टैक्स बार में
क्लैरिफिकेशन जी मोहित साहब प्लीज़ जी प्लीज़। सर ने एक पॉइंट रेज किया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, आपकी इजाज़त से जी मैं सर, प्लीज। आपके जवाब दे दूँ। ये जो हमने आईपीटी बनाया सर, आप देखें कि हमारा मकसद तो ये है ना कि वो स्पेशलिस्ट जजेस हों जो सिर्फ इस काम को देखें। उनके पास ये नहीं है कि भैंस चोरी का मुकदमा चल रहा है और आईपीटी का भी चल रहा है। उसमें सर आप ये देखें कि अब जो उनकी ट्रेनिंग है, हमने बहुत सारे जजेस को भेजा है, लेकिन सर उनकी अपॉइंटमेंट और उनको ट्रेनिंग भेजना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का काम आ जाता है। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ लिखते हैं कि जी ये ट्रेनिंग मतलब या वैसे कि जी ये जुडिशरी के लिए आईपीटी के लिए, लेकिन वो किसी को भी अपने मंजूर नज़र को भेज दे। अच्छा, प्लस अब उनकी अपॉइंटमेंट भी वो उधर आ जाती है। तो ये हम कई चीज़ें जो हमारे पर्व्यू से बाहर निकल जाती हैं, जिसमें हमारा एक नीति होती है, लेकिन वहाँ पे डोमेन फिर और गवर्नमेंट एजेंसीज की आ जाती है। तो ये हमारे फिर हम हैंडीकैप हो जाते हैं। जी लेकिन सर एक सजेशन छोटी जी प्लीज़। एक सर की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जाए, आपको पता है गवर्नमेंट ने 100 फसाइल उस तरह के हैं जो इनके बीच में बोल से बाहर एक साथ से रिक्वेस्ट है कि सारे यहाँ पे टैक्स के लोग बैठे हैं, वो समझते हैं इसको कि टैक्स का जो ट्राइब्यूनल है ना सर, इसमें दो तरह के जुडिशियल मेंबर्स हैं, एक जुडिशियल मेंबर है, एक अकाउंटेंट मेंबर है। अब वो दोनों तरह को जो टेक्निकल मैटर अकाउंटेंट मेंबर डील कर रहा है और जो लीगल मैटर है वो जुडिशियल मेंबर डील कर रहा है, और वो एक अच्छा उससे बचत है। तो अगर हमारा आईपीटी के अंदर जो जज साहब हैं वो यकीनन जुडिशरी के सेशन जज के या सेशन जज है, वो बहुत अच्छा वो लीगल्स को समझते हैं। तो अगर कोई टेक्निकल बंदा भी साथ हो इसी तरह से तो शायद ये चीज़ और भी बेहतर हो जाए वहाँ पे। जी शुक्रिया साहब। अल्ताफ़ खोखर साहब तशरीफ़ लाए, मैं उनको वेलकम करता हूँ। साहब बात ये है कि सिलसिला तो दिल तो नहीं कर रहा रोके, अभी क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं और क्वेरीज़ भी हैं। अभी तो हमने ये भी आपसे पूछना था कि जब को एप्लीकेशन अबंडेंट हो जाएगी उसमें कुछ चांसेस बाकी हैं, क्या वो ज़िंदा हो सकती है? ये भी अब इंशाल्लाह हम जो ये क्वेश्चंस हैं आपसे वर्कशॉप के दौरान करेंगे, जो हमारा एक सिलसिला आपके साथ शुरू होएगा। अभी चूँकि वक्त ज़्यादा होता जा रहा है और सदर साहब ने इसको पॉइंट आउट भी कर रहे हैं और सदर साहब ने फरमाया कि खाना भी ठंडा हो रहा है। तो मेरे साहब मैं बड़ी मादर खा हूँ, मुझे परमिशन सदर साहब से नहीं मिल रही। दूसरा अभी ये एक सिलसिला लाहौर टैक्स बार जब ये अभी नेक्स्ट ईयर आ रहा है 2023, तो डायरी हमने बनानी शुरू की, डायरी बन रही है, 20 तक आ भी जाएगी। हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है शहबाज कादर साहब, ये शहबाज कादर साहब का थोड़ा तारफ़ करा दूँ कि ये वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, और हमारी जो कमेटी है पब्लिकेशन कमेटी उसके चेयरमैन भी हैं, और ये इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और बड़ा डेडिकेट है, पूरा साल ये बार को देते हैं और बड़ा वर्क करते हैं। मैं सर साहब से बात कर रहा था कि ये हमने डायरी बनानी शुरू की है, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्नओवर पूरा होने वाला है, बस मार्च में नए दोस्त आएंगे। डायरी का मतलब यही होता है कि बस जी बस तैयारी पकड़ लें, अब हम जाने वाले हैं और नए दोस्त आने वाले हैं, हम नए दोस्तों को भी वेलकम करेंगे। अभी सदर साहब ने वक़्त को बचाने के लिए हुक्म किया, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है शहबाज कादर साहब, काइंडली वो तशरीफ़ लाएँ और डायरी के बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं कि ये 20 तक मिलेगी, इसकी पेमेंट भी जमा करवानी है, ऑनलाइन पेमेंट भी जमा हो सकती है, फ़ोन नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है। जी प्लीज़ शहबाज साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable office bearers and honorable member of the bar, Assalamu alaikum. On behalf of Pakistan Tax Bar, मैं सदर लाहौर टैक्स बार और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो कि वीकली लेक्चर रेगुलरली ये करवा रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत दे, जिससे हमारे ऑनरेबल टैक्स बार के मेंबरान की कैपेसिटी बिल्डिंग और मज़ीद बढ़ जाए। जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि डेयरी के बारे में, सर डेयरी मैं इससे पहले तो मैं मेंबरान से गुजारिश करता हूं कि आप फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि ये जो लेक्चर सेमिनार वगैरह मुनक़्क़द कराते हैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है। मतलब वीकली को लेक्चर्स को रहाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो आप फीडबैक देंगे, उससे इनसे ये ज़रा पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमारी खामी है, कोई मज़ीद चीज़ें हमने करनी है। तो आपकी तरफ से कोई फीडबैक हमें आता नहीं है कि वो आएगा, ज़रा मैनेजमेंट को ज़रा पता चलता रहेगा इसमें क्या हम बेहतरी लानी है। तो दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो डायरी हमने बनाई है, सदर साहब पूरा महीना हमारे साथ थे, इनकी पूरी कैबिनेट दिन रात हमने लग के इसको मुकम्मल कराया।
तो इसमें ये है कि ये जो अब आपको ही पता है प्रिंटिंग की कॉस्ट भी काफ़ी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। ये हमें एक्चुअली कॉस्ट आई है 1500 रुपये की, जो हमारी जो अपनी कॉस्ट है, जो कि मेंबरों के हम सब्सिडाइज रेट पे 1000 की दे रहे हैं। तो बाकी हम जो भी इसका डेफिसिट है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम पूरा करते हैं और डोनेशन के थ्रू। तो मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि उसमें भी आपके पास 20 को इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। उसमें फीडबैक ज़रूर दे ताकि हमसे भी तो कोई गलतियां होती हैं, तो आइंदा आने वाले वक्त में उसको हम ठीक कर लें। तो दूसरी सदस्य मैं आपको वंस अगेन मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इस साल आपने तरीक़ को रकम कर दिया है वीकली लेक्चर करवाने की। ये इससे पहले भी होता रहा, लेकिन इतने अग्रेसिवली आपने नहीं हुआ। तो मैं आपको पाकिस्तान टेक्स बार के बिहार पे भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर साहब ने मुझे स्पेशली कहा था कि होते रहे हैं, लेकिन इतने अग्रेसिव नहीं हुए जितने आपने काम किया। तो मैं आपका वंस अगेन बड़ी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जी वाइस प्रेसिडेंट साहब प्लीज़। थैंक यू वेरी मच शहबाज गाजर साहब, चेयरमैन पब्लिकेशन कमेटी। तमाम मेंबरान का शुक्रिया। आज का लेक्चर माशाल्लाह अच्छे हमारे जो स्पीकर हैं आज के साथ साहब, आपका भी शुक्रिया साथ साहब, आपने बड़ा माशाल्लाह अच्छा लेक्चर डिलीवर किया और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर दोबारा इस पर मज़ीद करेंगे। शहबाज कादर साहब आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए मसरूफियात में से। हमारे चीफ गेस्ट साहब आपका भी शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला, हमें कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम आपको रहमत देंगे। हमें सदर साहब से रिक्वेस्ट है, सदर साहब आप अपना चीफ गेस्ट को स्वीनियर पेश करें और बुके उसको स्वीनियर। प्लीज सामने सर, यस रेडी, थैंक यू सर। साथ साथ को भी शेयर पेश कीजिए आज के हमारे स्पीकर। जी सर प्लीज आप सामने देखें, यस रेडी, थैंक यू सर। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर शहबाज कादर साहब को भी शेयर पेश कीजिए, चेयरमैन पब्लिकेशन कमेटी। जी सर प्लीज सर सामने, थैंक यू। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बार माननीय साहब को शीट पेश करें। मोहित साहब से सब आप ही आए ना, चलिए आप सब साथ आए। सर प्लीज सब सामने देखें, यस रेडी, थैंक यू सर। जी सर वाइस प्रेसिडेंट टीला में बरका साहब, जी बरका साहब चलिए कुछ इस तरफ आ जाइए आप। सर प्लीज आप सामने देखें, थैंक यू सर। जॉइंट सेक्रेटरी स्टार सिंह मोगरा साहब आप भी ये सामने, थैंक यू सर। अब्दुल भाई साहब आप भी जी सर सामने, थैंक यू सर। मास्टिक साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब बड़ी तोहफा था इनसे आगे थैंक यू सर। साहब आप भी
जनरल सेक्रेटरी जी सर सब प्लीज सामने देखें। थैंक यू सर। सेक्रेटरी साहब आप भी आ जाए। जी सर सब सामने प्लीज। तो आ जाए। थैंक यू सर। साहब आप आए। मेरे साहब आपकी बस अब आओ साहब आए थैंक यू सर। मेरे साहब आए आप। मेरे साहब आप ही मैडम साहब आप ही आए पास पास आए सर प्लीज सर सामने देखिए। थैंक यू मैडम आ जाइए। थैंक यू सर। आप देखा मैडम जी मैडम बता यार प्लीज सर सामने देखें। सर भगवान के बहुत आप यूनिफॉर्म में नहीं आया। थैंक यू सर। जी प्लीज सामने। थैंक यू। थैंक यू सर।